सबसे पहले आज झारखंड राज्य की राजधानी झारखंड का हृदय रांची में इस राज्य के तमाम सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मीडिया कर्मी के हमारे साथी, हमारे भाई, हमारी बहनगण, आप सबों को सबसे पहले हम लोग अपने पूरे संगठन के माध्यम से अभिनंदन करते हैं, आभार करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आज चुनाव में जो भी परिणाम हमें हासिल हुए उनमें कहीं ना कहीं आप सबों का बहुत योगदान रहा। आप सबों ने हम जैसे नौयुवाओं को अपने चैनल में स्थान दिया, हमारे विचारों को गांव-गांव तक लेकर जाने का प्रयास किया। इसके लिए आप सबों का हम लोग तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और साथ ही साथ आज ही हमारे 18 जून है, यानी एक साल पहले ही हम लोगों ने राजनीतिक इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में कदम रखने का घोषणा किए थे, फैसला किए थे बलियापुर की मिट्टी से। तो आज साल भर हुए हैं, उसको भी लेकर हम लोग शुभकामनाएं सबों को। और साथ ही साथ झारखंड के तमाम मतदाताओं को आभार करते हैं जिन्होंने हमें पहले चुनाव में फर्स्ट अटैम्प्ट में एज ए हमारे सभी प्रत्याशी निर्दलीय लड़े और उनको लगभग 8.5 लाख के आसपास मत प्राप्त हुए। इसके लिए पूरे झारखंड के जनमानस का आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ हम गिरिडीह से उन तमाम पोस्टल बैलेट के माध्यम से मत देने वाले तमाम मतगणना कर्मियों का आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम जो होते हैं वो मैक्सिमम ही सबके सब एजुकेटेड लोग होते हैं, सब सरकारी नौकरी, अर्ध सरकारी नौकरी को करने वाले लोग होते हैं। और उन्होंने सबसे ज़्यादा मत मेरे पक्ष में किया है, लगभग 5000 मत मुझे मिले 10,000 में। तो तमाम मतगणना कर्मी जिन्होंने मतदान किया है उनका एक बार पुनः विशेष आभार। और बाकी इस राज्य की जनता का बहुत बहुत आभार, जिनके माध्यम से आज हमें एक हौसला मिला है, एक नई ऊर्जा मिली है। और साथ ही साथ हम लोग आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जिस उम्मीद के साथ राज्य के जनमानस, राज्य की जनता हम लोग पर आस जता रही है, उस पर हम लोग खरा उतरने के लिए आगामी विधानसभा के चुनाव में मजबूती के साथ शिरकत करेंगे। और साथ ही साथ केंद्र में जो नई सरकार बनकर आई है उनको हम बधाई देंगे, उनको शुभकामनाएं देंगे और उनसे अपेक्षा रखेंगे कि सबसे पहले जो नीट का मामला सामने आया है, जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है, पूरे देश में माहौल गर्म है, इस नीट में जो समस्याएं आई इनका समाधान किया जाए। क्योंकि आज लाखों करोड़ों युवाओं का भविष्य इन परीक्षाओं में तय होता है, इन परीक्षाओं के माध्यम से अपने भविष्य को तय करते हैं। तो जो नई सरकार देश में बनकर आई है उनसे मेरी अपील होगी झारखंड के तमाम मीडिया हाउस के माध्यम से इस समस्या का निदान हो। और साथ ही साथ जो भी हमारे प्रत्याशी जीत कर आए हैं, मैं उनसे इस बात की अपील करूंगा कि वो पूर्वाग्रह की राजनीति ना करेंगे, वो किसी बूथ को गिनकर किसी के सहयोग करने की राजनीति ना करेंगे। मैं उनसे ऐसी अपेक्षाएं रखता हूं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं झारखंड के आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमाम राज्यवासियों को संदेश देना चाहता हूं कि इस बार ऐसे युवाओं का चयन करें जो राज्य के हित के साथ लड़ाई जो चली आ रही है उसको विराम लगाते हुए एक बेहतर नीति बनाई जा सके। आपकी सवाल राम जी, विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या चुनाव लड़ने का? हाँ, देखिए, विधानसभा के चुनाव हम लोग प्रयास करेंगे कि बहुमत की सीटों पे लड़े। यानी मान के चलिए हम लोग 8 लोकसभा की सीटों के चुनाव लड़े थे, तो 8 6 48, शायद चतरा और हजारीबाग में 5-5, यानी 46 सीटें तो हमारे अंडर आ ही रही हैं। तो उन 46 सीटों पे तो लड़ना ही है। उसके बाद हम लोग जमशेदपुर में प्रत्याशी नहीं दिए थे, खूंटी पे नहीं दिए थे, गोड्डा में नहीं दिए थे। तो हमें लगता है इन 3 लोकसभा में हम लोग जाएंगे, वहाँ हमारे वोटर्स हैं, वहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं। तो हमें लगता है कि 55 के आसपास विधानसभा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। तो क्या आप लोग निर्दलीय लड़ेंगे कि कुछ? नहीं, देखिए, दिल्ली इसी क्रम में गए थे। दिल्ली जाने का कार्य डेमोक्रेसी का स्कूल में भी शामिल होना था और चुनाव संबंधित इलेक्शन कमीशन से जानकारियों को भी लेना था। तो हमें लगता है 15 से 25 दिनों के दरमियान हमारे पार्टी का सिंबल भी अलॉटमेंट होने की संभावना बन जाएगी और पार्टी को रजिस्ट्रेशन नंबर भी अलॉटमेंट हो जाएगा। तो पहले इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बाद JNU। जी, इस तरह के व्याख्यान का क्या अर्थ है कि जयराम राष्ट्रीय परिदृश्य में अपनी पहचान और शिनाख्त को बनाना चाहते हैं? देखिए, मेरा उद्देश्य ये रहा कि जिन मंचों में मुझे अवसर मिला, मैंने वहाँ झारखंड की, मैंने तो आशा किया था कि संसद में झारखंड के विषयों को रखा जाएगा, लेकिन अगर संसद में जाने से हम लोग चूक गए तो कम से कम उन संस्थानों तक हमारे विषय जाने चाहिए जहाँ देश और राज्य के तमाम मुद्दों पर विचार और विमर्श किया जाता है। तो उसी उद्देश्य के साथ मैंने उन आमंत्रण को स्वीकार किया, चाहे इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी का मामला हो या फिर JNU का मामला हो। और साथ ही हम लोग वहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी गए थे, वहाँ के भी तमाम रिसर्च स्कॉलर से मिले जहाँ झारखंड के भी युवा हैं। तो वहाँ जाने का उद्देश्य यही था कि हम झारखंड के विषयों को उनसे साझा कर सकें और उन विषयों पर निदान कैसे हो, आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी स्थिति क्या हो, उन विषयों पर बात करने के लिए। विधानसभा चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, तो आपका मुद्दा फिर क्या होगा? देखिए, विधानसभा के चुनाव राज्य के मुद्दों पर आएंगे। राज्य का सबसे ज्वलंत मुद्दा अभी छात्रों की निराशा है
और छात्रों की जो हताशा है वो हमारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। हम लोग सरकार में आते हैं तो सबसे पहला हमारा प्राथमिकता जो रहेगा कि इस राज्य में नियमित परीक्षाएं होंगी और फ्री एंड फेयर एग्जाम लिए जाएंगे। अगर उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी तो उसमें उच्च से उच्च पदाधिकारी क्यों ना है उन्हें बिल्कुल बर्खास्त किया जाएगा। उनके साथ किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। पहली बार लड़े चुनाव, 8 लाख से ज़्यादा वोट आपके उम्मीदवारों को मिला है। आजसू पार्टी जो है वो अब एक तरह से अगले विधानसभा चुनाव तक का जो है रोड मैप उन्होंने जारी किया और उन्हीं इलाकों को वो फोकस कर रहे हैं जिन इलाकों में आपकी अच्छी खासी पैठ रही, वोट आपको मिला है। तो आप कैसे देखते हैं, आपके लिए क्या आजसू आज की तारीख में चुनौती है या है तो फिर कैसे निपटेंगे उससे? क्या देखिए, मेरे लिए कोई एक विशेष दल हमारी चुनौती नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ से वोट लाए जहाँ से आजसू के अलावा बाकी पार्टियाँ थे। जैसे मैंने बेरमो से 53,000 वोट गेन किया, वो कांग्रेस की सीट है, पारंपरिक सीट है कांग्रेस की। मैंने टुंडी से भी 60,000 वोट लाए, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीट है। मैंने डुमरी से 90,000 वोट लेकर आया हूँ, 90,000 मायने हैं, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की पारंपरिक सीट है। तो ऐसा नहीं है, किसी एक दल से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई एक विचारधारा की है। और ये जो फिलहाल जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उससे जनता कहीं ना कहीं कट रही है। हाँ, नो डाउट हमें समय लगेगा, लेकिन आने वाले दिनों में झारखंड की पॉलिटिक्स में हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे और एक बेहतर क्षेत्रीय पार्टी के रूप में होंगे। अकेले लड़ेंगे आप? जी, फिलहाल हम लोग विधानसभा के चुनाव अकेले लड़ेंगे। जयराम जी, ये देखा गया चुनाव में कि केवल एक जाति विशेष का दादा, अब हम आपसे करवत प्रार्थना करना चाहेंगे, आप सभी लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, एकेडमिक लोग हैं, मीडिया हाउस के लोग, अब इस सवाल से हमें बचने दिया जाए, इस सवाल से हमें रहम किया जाए। 3.5 लाख एक जाति के वोट नहीं है। आप एक एक बूथ को सर्वे कर लीजिए, एक एक गांव, एक एक पंचायत का सर्वे कर लीजिए, 3.5 लाख वोट एक जाति के नहीं है। हाँ, ये सच्चाई है, जो भी बंदा जिस समुदाय का रहता है उस समुदाय का वोट उसका बेस वोटर होता है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ना मैं इनकार कर रहा हूँ। लेकिन 3.5 लाख वोट किसी एक समुदाय के वोट नहीं है। सभी ने मुझे अपार जन समर्थन दिया। लोकसभा चुनाव में आप रिजर्व सीट पे उम्मीदवार नहीं दिए। जयराम जी, आजसू का जो कैडर वोट है महतो बिरादरी का, वही कैडर वोट वहाँ पे आपको मिला। और जो जेएमएम का कैडर वोट है तो चांची के इलाके में जो महतो वोट है वहाँ आपको मिला। देखिए, जरीडी प्रखंड आता है, इलाके में ही आपको समर्थन मिला। नहीं, आप भूल कर रहे हैं। जरीडी प्रखंड आता है, जरीडी प्रखंड में एक ही महतो गांव है, वहाँ से मैंने 17,000 वोट गेन किया है। तो मुझे लगता है आप लोग थोड़ा सा भूल कर रहे हैं। आप लोग को और ग्राउंड में जाकर सर्वे करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग उन्हीं बातों को सुनते हैं जो मीडिया में बाकी दलों के नेता कहते हुए दिखते हैं। आप जनता के बीच जाइए और जनता के बीच जानने का प्रयास कीजिए कि आज हमारा रोल क्या है। आप चले जाइए बेहराकुदर, वो एक राजपूत समाज का गाँव है, वहाँ मुझे अच्छा वोट मिला। आप चले जाइए चौबेडी, वो ब्राह्मण का गाँव है, मुझे वहाँ से अच्छा वोट मिला। तो मैं किन किन समुदाय को गिनाऊँ बताइए? हर एक समुदाय ने मुझे अच्छा मत दिया है। तो इसीलिए कृपया अब कम से कम 2 साल बाद मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस विषय को विराम दीजिए। एक जाति का लेकर आज हम लोग जिन विषयों पे बात कर रहे हैं, ये विषय तो देश स्तर के विषय हैं, ये विषय राज्य स्तर के हैं, और वो नेता हमारे वहाँ चुप रहते हैं। तो मैं जिन विषयों पर लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिन विषयों पर मैं रिजल्ट हासिल कर रहा हूँ, ये पूरे राज्य का विषय है। रिजर्व सीट पे आप लोकसभा चुनाव नहीं लड़े? नहीं दादा, लड़े 2 रिजर्व सीटों पे हम लोग चुनाव लड़े। सिंहभूम में हम लोग हो समुदाय के साथ गए, दुमका में हम लोग संथाल समुदाय के साथ गए, और सिंहभूम के हमारे प्रत्याशी लगभग 50,000 वोट लेके आए, 44 के 45,000 वोट था। जहाँ जेएमएम का उम्मीदवार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। हम लोग ये देखें कि हम लोग वोटर्स कहाँ हैं, कहाँ हमारे केडर हैं, जहाँ चुनाव में काम हो सकता है। गोड्डा में भी हमारे थे, लेकिन वहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं पाए, प्रत्याशी नहीं मिल पाया। तो ऐसा नहीं है। हम लोकसभा चुनाव में आप सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स को बहुत न के बराबर बता रहे हैं। देखिए, तो एक्चुअली विधानसभा चुनाव में दिखेंगे निसंदेह। हम लोग गोड्डा के लिए भी प्रीफर किए थे कि उस सीट पर हम लोग सामान्य प्रत्याशी को रखें, लेकिन नहीं प्रत्याशी सामने आए। देखिए, सामान्य वर्ग कहीं ना कहीं थोड़ा सा आज के मैंने डेट में भी संपन्न है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट लगे। उस समुदाय के बीच हमें आने में थोड़ा लेट लगेगा, लेकिन वे भी दिल खोल के तैयार हैं कि ये बच्चे जो आ रहे हैं राजनीति में, उनका स्वागत करेंगे। तो निसंदेह सामान्य वर्ग के लोग भी हमारा स्वागत करेंगे, उनके बीच भी हम लोग जाएंगे। विधानसभा चुनाव में आप नहीं लड़े उस पे? गांधी उपचुनाव हम लोग इसलिए नहीं लड़ पाएंगे, लोकसभा का चुनाव उसी तारीख को हमारा व्यवस्थित कोई टीम नहीं था, और व्यवस्थित टीम नहीं होने के कारण हम लोग अच्छा मौका था कि आप इस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा था, यहीं पर मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, आपके पीछे मैंने कहा था कि मैं लोकसभा का चुनाव अपनी मर्जी से लड़ूंगा, और गिरिडीह लोकसभा को मैंने प्रीफर किया था, धनबाद लोगों की मांग थी। लेकिन विधानसभा का चुनाव हम लोग प्रयास करेंगे कि जनता की राय के आधार पर लड़ेंगे। तो फिलहाल तय नहीं हो पाया, लेकिन उम्मीद है कि यह बहुत जल्द तय हो जाएगा और कि विधानसभा का चुनाव हम कहाँ। जयराम जी, युवाओं को काफ़ी आपसे उम्मीद है, और वो लोग शिक्षा को लेकर जैसे पेपर लीक हो रहा है उसको लेकर आपसे काफ़ी उम्मीद रखते हैं, और क्योंकि आप चुनाव लड़ चुके हैं तो आगे की क्या रणनीति होगी आपको? देखिए, बहुत दुखा से
देखिए उन सब विषयों पे हम लोग लगातार मुखर होकर बोले हैं। आज हमारे बीच हमारे बड़े भाई देवेंद्र जी बैठे हैं। चुनाव के दौरान इनको लगभग 15 दिन जेल के भीतर रहना पड़ा, तो कारण वही था पेपर लीक का मामला। तो देखिए, जहाँ तक हम लोग का सामर्थ्य है, जिन विषयों पे हमने लड़ाई दो तरीके से लड़ी जाती है, या तो सदन के भीतर या तो सड़क में धरने के माध्यम से। तो हम लोग अगर सदन में नहीं तो सड़क से तो लड़ाई लड़ी रहे हैं, सड़क से तो लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हमारा जो पहले तो नीचे नहीं हटे हम लोग, कभी भी आवाज़ उठाने से यहाँ तक मेरे ऊपर भी 13 एफआईआर है। एक भी व्यक्तिगत एफआईआर नहीं। एफआईआर क्यों मिला है? न किसी कंपनी में धरना देने के लिए, किसी को मुआवजा दिलाने के लिए, किसी को नियोजन दिलाने के लिए। तो ऐसा नहीं, हम लोग तो जनता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर चुके हैं। उतना छोड़िए, आज हम लोग घर का दृश्य नहीं जानते कि मेरे घर का दृश्य क्या है। घर में न जाने कितनी प्रकार की घटनाएं घटी, लेकिन हम लोग घर तक नहीं जा पाए, घर तक कदम नहीं रख पाए। हम लोगों ने सब कुछ अपना झारखंड को ही परिवार माना है, झारखंड को ही अपना घर माना है, और पूरे झारखंड वासियों के लिए हमने अपना सर्वस्व निछावर करने का प्रयास किया है। चुनाव चिन्ह क्या रहेगा आपका? पैसा वाला हम लोग नहीं है, तो आप लोग कैंडिडेट्स का नाम घोषणा कब कर रहे हैं? क्योंकि जो विधानसभा चुनाव है उसमें समय देखिए, सबसे पहले बात मैं आप सबों से भी एक बार आग्रह करूंगा, क्योंकि आप लोग का प्यार मिला, इसके लिए हम लोग हकदार भी थे। क्योंकि झारखंड के माध्यम से हम लोग देश की पॉलिटिक्स को भी एक अच्छा संदेश दिए कि हम लोग बिना पैसे की पॉलिटिक्स किए, तो एक बहुत सुंदर संदेश गया है। आसान नहीं है कि आप बिना पैसे से 8 लाख वोट गेन करते हैं। ये फिलहाल आज के दौर में 21वीं सदी में जिस प्रकार आज देश का माहौल है, उस माहौल में आप 8 लाख वोट बिना पैसा खर्च करके गेन करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेश है, एक सकारात्मक संदेश है भारत के लोकतंत्र के लिए। और उस हिसाब से मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। और बिल्कुल हम लोगों ने कहीं भी मैं अगर अपने गिरिडीह लोकसभा की बात करूं तो 2200-2300 के आसपास बूथ हैं, उनमें हमको लगता है 1200 से 1300 के बीच ही हमारे एजेंट बैठ पाए थे। 1000 बूथों पे हमारे एजेंट भी नहीं बैठ पाए थे, लेकिन वहां से हमें अच्छा वोट मिला है। एक तो बेहतर संकेत हम लोग दिए हैं। जयराम जी, बीजेपी की ओर से चुनाव चिन्ह क्या रहेगा? पूरा देश देखिए दो खेमे में बटा हुआ है, एनडीए के साथ या इंडिया के साथ। आपको लगता है कि इन दो खेमों को इग्नोर करके एक बीच का रास्ता निकाल करके आप कहां तक पहुंच पाएंगे? आपको लगता है कि प्री पोल भले ना हो, मगर पोस्ट पोल अलायंस आपको करना पड़ेगा चुनाव के बाद? देखिए, अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम लोग एक रायशुमारी करेंगे, जनता के बीच जाएंगे। जनता के बीच जाने में हमें समय नहीं लगता है, हम लोग ऊर्जावान हैं और जनता से इस राय को लेकर चलेंगे कि भाई आपने हमें मत दिया है। अगर ऐसी नौबत आती है तो जनता की राय से होगा, लेकिन फिलहाल हम लोग चुनाव अपने मुद्दे लड़ेंगे, अपने सामर्थ्य के दम पर लड़ेंगे। जयराम जी, जो सांसद प्रत्याशी थे, क्या उन लोगों को विधायक का प्रत्याशी फिर से बनाइएगा? देखिए, सबसे पहला बात, ऐसा कोई बात नहीं है। अब देखिए, लोग तो बहुत सारी कहानियां बनाएंगे, बहुत सारे किस्से भी सुनाएंगे आपको, और उन किस्सों से, उन कहानियों से फिलहाल मेरा कोई संबंध नहीं है। इस बात को मैं आज आपके माध्यम से पूरी तरह से निरस्त करता हूँ कि जो अखबार के माध्यम से आप लोगों ने बताया, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी लड़ने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में, देखिए, ये जनता की राय है और जनता की राय को स्वीकार करेंगे। ऐसा चर्चा है, इसीलिए जी 2 सीटों पर चर्चा हो रही है। कौन सीट होगा? 2 सीट। देखिए, वो तो कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की डॉक्टर लंबोदर महतो गोमिया से विधायक है आज, तो उन्होंने कहा है कि मेरा चुनौती स्वीकार कर गोमिया से चुनाव लड़। देखिए, ऐसे तो अगर ज़्यादा वो कहेंगे तो चुनौती को स्वीकार कर ही लेंगे। वहाँ पे मेरा 70,000 वोट आया है, क्योंकि दूसरे स्थान पर रहे माननीय विधायक जी दूसरे स्थान। मैं आपको मज़ेदार कहानी सुनाना चाहूँगा। गिरिडीह लोकसभा में माननीय सांसद के जितने प्रतिनिधि हैं, जितने ग्रामीण प्रतिनिधि हैं, आप उनका बूथ चेक कीजिए, बुरी तरह पीटे हैं। माननीय सांसद को देश के प्रधानमंत्री ने बचाया और उन वोटर से बचाया। उनके जितने प्रतिनिधि हैं, जिन बूथ में मैं अभी जहाँ रहता हूँ, वहाँ उनका प्रखंड अध्यक्ष है, मेरा 581 वोट है, उनका 50 वोट नहीं है, वो बुरी तरह पीटे हैं। तो अगर डॉक्टर लंबोदर बाबू एक PhD स्कॉलर हैं, एक राज्य की एक ऊंची सेवा को दे चुके हैं, और हम लोग चूँकि युवा हैं, हमारे मुख से त्रुटिपूर्ण बातें कभी निकल सकती है, लेकिन उनको एक सज्जन व्यक्ति हैं। अगर वो इस प्रकार की बच्चों जैसी चुनौतियां दे रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा लिमिट में ही चुनौतियां दें, नहीं तो अगर स्वीकार कर लिए तो फिर दिक्कत उन्हीं को, जोरदार दिक्कत। देखिए, उन्हीं का सवाल जो उन्होंने सवाल किया था, देखिए, ढोलू महतो का सवाल, देखिए एक बात सुनिए। क्या समर्थन, क्या ढोलू महतो का विधानसभा बागमारा है, वहाँ चंद्रप्रकाश चौधरी जी हमसे 40,000 वोट से लीड करते हैं। तो अगर ढोलू को मेरा समर्थन होता तो हम 40 से लीड करते। अगर ढोलू जी का समर्थन हमको होता, हम वहाँ 46,000 वोट लाएं, बहुत अच्छा लाएं, क्योंकि बागमारा एक शहरी क्षेत्र है प्लस ढोलू का क्षेत्र है, वहाँ से एक नया लड़का 47,000 वोट लाता है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर उनका समर्थन होता तो कम से कम मेरा 70 से 75 होना चाहिए। चीज़ों को समझिए, हम वह तीसरे पायदान पर हैं। अतः बागमारा विधायक जो वर्तमान में सांसद बन चुके हैं, उनका कोई संबंध नहीं रहा है। ये एक मीडिया में आया था, लेकिन वो
सच्चाई नहीं है। विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्ग को क्या टिकट देना? बिल्कुल, क्यों नहीं है, हर एक वर्ग हर एक तबका सबके साथ लेकर चलना है। ये विधानसभा का चुनाव है, बिल्कुल देंगे। आज होश हवास में इतने मीडिया कर्मियों के माध्यम से कह रहे हैं स्वर्ण वर्ग को भी हम लोग विधानसभा में उतारेंगे, और बाकायदा हम लोग चाहेंगे कि एकेडमिक लोग आए, कुछ पत्रकारिता से भी लोग आए। हम तो संविदा को आप ऑफर कर रहे हैं, गोड्डा की किसी एक सीट को चयन करें, अभी 6 महीना का समय है, गोड्डा महागामा पड़े हर एक सीट का चयन करें। हम आपके सामने कह रहे हैं, अगर सनिदा एक सीट का चयन करते हैं गोड्डा से तो हमारे प्रत्याशी होंगे। उम्मीदवार या फिर गए थे जो लोकसभा प्रत्याशी थे, एक सवाल कर रही जो लोकसभा प्रत्याशी थे, आपके जितने कैंडिडेट थे लगभग तीसरे पायदान पर रहे हैं, तो क्या विधानसभा में उनको फिर से मौका देखिए, दीजिएगा? ये संगठन तय करेगा। पहला बात तो उनको हम लोग सांसद मान चुके हैं, तो वो सांसद की तैयारी कर ही रहे हैं। 2029 में निश्चय ही सांसद बनेंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर संगठन को लगा कि वे विधानसभा में आने चाहिए तो संगठन जैसा तय करेगी। नहीं, पहले ही आपने कह दिया था कि जो सांसद का चुनाव लड़ेंगे वो विधायक नहीं लड़ेंगे। हाँ, ये हमने इसलिए कहा था कि हम लोग सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, नए नए चेहरों की बात कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि बाकी जो पार्टियां उनसे अलग पॉलिटिक्स करें। तो अगर जरूरत पड़ी उन प्रत्याशियों की तो हम लोग लेके आएंगे उनको विधानसभा में। धन्यवाद। जयराम जी, एक फोटो इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी में आपका वायरल होता है, विधायिका अम्बा प्रसाद। देखिए, आप देखिए, सबसे पहला बात है, बातचीत हुआ उनसे आपकी? नहीं, ऐसा विशेष नहीं। आप झारखंड की विधायक हैं और मिली तो भाई झारखंड से बाहर हैं तो अपनत्व का भाव है, मिले उनसे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन वो उनका भी निमंत्रण था, वो तो वहाँ की जाने के बाद पता चला कि उनको भी निमंत्रण। अच्छा, एक पीछे सवाल है कि हार गए आप, ठीक है, फिर भी जाते जाते बहुत बड़ा संदेश दिए, लेकिन आपने समीक्षा किया, कारण आपको क्या लगा? देखिए, समीक्षा में कारण यही लगा कि इस बार जो देश का माहौल अभी भी इस बार रहा कि हम लोग देखिए, हम लोग वोट अपनी रास्ता कहाँ तैयार कर रहे थे। अगर मैं गिरिडीह लोकसभा की बात करूं तो 3.25 लाख से 3.5 लाख एनडीए वोटर है। एनडीए का प्रत्याशी कोई रहे, आपराधिक मामला रहे, वो अच्छा काम करे या ना करे, वो अगर पैरासूट से भी आए, अगर वो कन्याकुमारी और कश्मीर से भी अगर आके गिरिडीह में चुनाव लड़ता तो उसको 3 लाख 3.5 लाख वोट आते ही आते हैं। तो यानी एक वोट आपका था एनडीए का जो 3.5 लाख के आसपास खड़ा हो रहा है। प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं, अच्छा है बुरा है, काम करे ना करे कोई मतलब नहीं है। और ठीक उसके उल्टा भी 3 लाख वोट खड़ा है कि हम एनडीए को नहीं देंगे। तो उन 3-3 लाख वोटों के बीच अगर जरा मातो 3.5 लाख वोट चले आता है तो बहुत बड़ा कलेजा, जिगर और बहादुरी का काम है। हम लोग एक जो नई पहचान बनाए, बहुत चैलेंजिंग विषय था, क्योंकि आप किसी भी लोकसभा में देख लीजिए 3 लाख वोट एनडीए का है और 3 लाख ठीक इस विचारधारा के विपरीत वोट है। और उस भीड़ में आप एंट्री करते हैं बिना किसी संसाधन के, बिना किसी बूथ मैनेजमेंट के, बिना किसी टीम के, और आप उसी के अनुपात में वोट लेके आते हैं। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। देखिए, हम उन्हीं के सवाल पे चलेंगे, थोड़ा सा खराब लग गया। नहीं, खराब नहीं लगेगा, क्योंकि जो हम लोग महसूस कर रहे हैं कि आप विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं। अब बात है शहरी क्षेत्र का, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी पकड़ है, लेकिन शहरी क्षेत्र जो है, जो बाहरी भीतरी का एक धब्बा आप पे लग गया है, इसको कैसे आप धोएंगे? देखिए, एक बात हम स्पष्ट कह रहे हैं, ये लड़ाई बाहरी भीतरी की कब रही। हमने ये कहा कि जिस प्रकार, अच्छी बात बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी जिसकी आप बात करते हैं, उड़ीसा में किस आधार पे चुनाव जीता, क्या किसी को आइडिया है? क्योंकि लोकसभा का चुनाव था, इसीलिए उड़ीसा का मैसेज किसी तक नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ने किस बेस पे उड़ीसा का चुनाव जीता? अभी कहाँ 5 बार के सीएम पटनायक जी 5 बार के काबिल सीएम को पटकनी दिया, क्या आधार था? पांडियन, बीके पांडियन, जो कह सकते हैं कि क्योंकि ये तो विवाहित शायद नहीं है माननीय मुख्यमंत्री, मुझे उतनी जानकारी नहीं, उनका बच्चा शायद नहीं है, तो उनको अडॉप्ट कर रहे थे एज सीएम। पांडियन कौन है? साउथ के हैं। बीजेपी उड़ीसा में क्या नारा देती है कि साउथ इंडियन उड़ीसा में नहीं चलेंगे, तो हम भी वही चाहते हैं कि कोई भी पूरे भारत के लोग यहाँ आए, अपना व्यवसाय करें, रहे खाएं, लेकिन नेतृत्व झारखंड के मूलवासी करेंगे। यही बीजेपी का नारा है। पब्लिक जनता को लेके आप क्या जनता को हम स्पष्ट कहेंगे, बिल्कुल आप ये जो भाव उत्पन्न हो रहा है, चूंकि हमारे भी लोकसभा में ये आया था कि जयराम जीतेगा तो आपको बस में बैठ के घर जाना होगा, बिल्कुल ये गलत बातें हैं। आप जहाँ रहते हैं, वहाँ आप जिस नौकरी को करते हैं, आप जहाँ लीगली तरीके से रहते हैं, स्वागत है आपका। हमारे लोग भी लगभग 16 से 18 लाख लोग प्रदेशों में रहते हैं, ऐसा नहीं है ये केवल भरा में। लेकिन हाँ, नेतृत्व का अवसर इस राज्य के लोगों को मिले, ये सबको स्वीकारना होगा। टाइगर, एक सवाल है, गोमिया विधायक लंबोदर महतो बोल रहे हैं कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के इशारे पे काम करते हैं। अच्छा, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के इशारे पे काम करते हैं तो डुमरी में हमको 90,000 वोट कैसे आता? एक पीएचडी वाले व्यक्ति अगर इस प्रकार का बयान दे रहे हैं तो हमको लगता है उचित नहीं है। टुंडी में हमको 60,000 वोट फिर कैसे आ जाता? बेरमो जो महागठबंधन का सीट है वहाँ हमको 50,000 वोट कैसे आता? बल्कि उपचुनाव में जब कैसे सीट नहीं, हमने स्पष्ट कहा है कि हमारा पहला चुनाव किसी की मौत पे नहीं लड़ेंगे। वहाँ स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की मृत्यु हुई थी और हम लोग पहला चुनाव शुरुआत किसी की मौत से करें, ये हमारा, चूंकि हम लोग सिद्धांतिक पॉलिटिक्स करेंगे, चुनाव हार जीत से ऊपर। अगर हम लोग को केवल चुनाव ही फोकस होता तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक पार्टी ने तो हमको यहाँ तक कहा था कि अगर आप नहीं लड़ेगा तो देवेंद्र जी को मना दीजिए।
आप एक लड़का हमको दे दीजिए चुनाव लड़ने के लिए, हम लोग को प्रत्याशी नहीं मिल रहा। तो अगर हम लोग को सांसद बनना होता तो आज जयराम महतो के साथ आप नहीं बैठे होते, आज सांसद जयराम महतो के साथ आप बैठे होते, क्योंकि मुझे भी आइडिया है कि किस सीट को कौन निकाल सकता है। दोनों दलों ने हमें सीधा ऑफर दिया था, एकदम सीधा, दिल्ली से डायरेक्ट टेलीफोन था, एक से हमारा 18 मिनट टॉक हुआ था, एक से 4 मिनट 45 सेकंड टॉक हुआ था कि आप लड़िए हमारी, और ऐसा नहीं कि आप एक सीट से, क्योंकि हमने नेता नहीं रहे भैया, जनता का आशीर्वाद है, हम लोग जननेता हैं, किसी सीट से चुनाव लड़ने का मादा रखते हैं, 4-5 सीटों से चुनाव लड़ने का मादा रखते हैं। और उन्होंने वही ऑफर दिया था कि आप गिरिडीह से लड़िए, आपका मन हो धनबाद लड़िए, आपका मन हो रांची चले आइए। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, गांडे से भी आपने आगे उतारे। आप मर्ज नहीं करेंगे अगर जीतते हैं चुनाव तो? जैसे देखिए नहीं, हम लोग हाथ जीत से ऊपर की पॉलिटिक्स करने के लिए आए हैं, कोई मर्ज नहीं करेंगे दादा। पोस्ट अलायंस पर जनता के राय के बाद हम लोग सोचेंगे, लेकिन मर्ज कहीं नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एक ऐसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि जहां हम लोग रुकेंगे आने वाली पीढ़ी वहां से स्टार्ट करेगी। देखिए पहले बात, अभी गिरिडीह अभी भी आप जाके देखिए, आप देवेंद्र दा का जहां कैंपेन वहां जाके देखिए, आज भी लोग अपने घरों में चावल इकट्ठा करके रखे हैं, आज भी लोग अपने घरों में आलू और प्याज इकट्ठा करके रखे हैं। उस विश्वास का कत्ल नहीं होगा दादा, चुनाव हार जाएंगे क्या होगा? यहाँ जीने के लिए कोई थोड़ी आया है, लेकिन उन भरोसे के साथ उन भरोसे का कत्ल नहीं किया जाएगा। हम लोग सैद्धांतिक पॉलिटिक्स करने आए हैं। बोले तो अगर हमको अपनी महत्वाकांक्षा होती हम संसद में होते, आज हम संसद में होते। जब 3.5 लाख वोट हम अकेले ला सकते हैं, अपने दम पर ला सकते हैं, तो दोनों पार्टियां हमें टिकट कर रही थी। आराम से एनडीए और यूपीए को चयन करते किसी सीट से और निकल जाते, संसद भवन में कमरा भी मिल जाता और झारखंड की समस्याओं को उस पार्टी से रख देते। लेकिन उस भरोसे का क्या होगा? जो 85 साल की बूढ़ी महिलाएं आज खाना नहीं खा पा रही हैं, हम कई बार उनसे मिलने गए कि अभी चुनाव बहुत है, हम लोग अभी 29 साल के आगे भी चुनाव लड़ेंगे, रो रही हैं, 5-6 साल की बच्चियां रो रही हैं कि नहीं कैसे हार गए टाइगर। तो उस भरोसे को हम लोग कहीं ना कहीं दरकिनार नहीं कर सकते हैं। सीपी चौधरी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला, उसका फैक्टर जयराम महतो को बता रहे हैं। देखिए उसका फैक्टर वो स्वयं है, इसलिए स्वयं है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम लोग उनका मुद्दा क्या होगा। उन्होंने एक ही चीज़ कहा कि जयराम से ऊपर है राम, और स्वाभाविक है, हम लोग इंसान हैं, राम जी हमसे ऊपर हैं, लेकिन क्या भगवान राम के नाम पर चुनाव लड़ना चाहिए? मुद्दे हैं लड़ने के लिए, आप उन मुद्दों पे लड़िए। अब तो मैंने राम को अल्लाह को दूर रखिए राजनीति से। कब तक इस देश की राजनीति को यूं ही मतलब धार्मिक उन्मान में लोग रखेंगे? हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे नौजवान जब आ रहे हैं राजनीति में तो कम से कम राजनीति को शुद्ध रखें। इनमें उनका स्वयं दोष है। अगर उनकी स्ट्रेटजी होती, अगर वो गाँव जाते हैं तो जयराम आते हैं क्यों रणभूमि में? अगर आज माननीय सांसद महोदय गांव जाते हैं, लोगों के बीच बैठते हैं, तो जयराम महतो क्यों आते हैं? एक 29 साल का लड़का जिसका अभी तक आज 1 साल हम लोग का पूरा हो रहा है, पार्टी का मैंने निर्माण किया हुआ, 1 साल में यहाँ तक कैसे आता मैडम बताइए? कहीं ना कहीं उनकी खामियां हैं, उनको बोलिए, और साथ ही साथ सबको संदेश देंगे कि आपका जो पॉलिटिक्स करने का तरीका है उसको भी बदलिए। आप जनता से कटे हैं, आप में और जनता में अंतर है। आपका महल 18वें तल्ला पर है और जनता झुग्गी झोपड़ी में रहती है। आप जनता से कटे हुए लोग हैं, आप जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपने परिवार को भरने काम कर रहे हैं। और महोदय सांसद से कहिएगा कि आप तो रामगढ़ के हैं, आप सुन रहे हैं लइयों में जमीन खरीद ली है, सॉरी जो गोमिया का बॉर्डर पड़ता है नदी के उस पार, चूंकि माइन सुधर जाने वाला है। वाह भैया वाह, जनता से कटिएगा और बोलिएगा 2 समय दीजिएगा, ये नहीं चलेगा। सिल्ले के पूर्व विधायक पर क्या कहिएगा? उनका धन्यवाद करेंगे, उन्होंने खुलकर सहयोग किया है, समर्थन किया है, और नो डाउट वे भी झारखंड के एक लड़ाकू नेता रहे हैं, उनका धन्यवाद देंगे। और टेलीफोनिक भी धन्यवाद दे चुके हैं, और आपके पूरे तमाम चैनल के माध्यम से उनका धन्यवाद। लेकिन ये हवा चल रहा है सोशल मीडिया में कि अमित महतो से जेबी कैसे से टिकट मांग रहे हैं। ठीक है, अगर वे आएंगे तो स्वागत है भाई, आने दीजिए, स्वागत है। अच्छे व्यक्ति हैं भाई, लड़े हैं। और दादा एक सवाल है, एक सवाल, अमित महतो गिरिडीह में जाके खुलेआम सपोर्ट करते हैं, रांची में क्यों सपोर्ट नहीं करते? अरे उस समय शायद वो क्षेत्र में नहीं थे, मेरे भी वहाँ नहीं आए, वो सिर्फ सोशल मीडिया में किए थे। हाँ, आपका क्या सवाल? दादा इरफान अंसारी का एक वीडियो देखा, उसमें बोल रहे थे कि ये उम्मीद नहीं था कि 3.5 लाख वोट लेकर आएंगे जयराम महतो, राहुल गांधी जी से बात करेंगे और उनको कांग्रेस में लेकर आएंगे, और तमाम तरह की बातें जो आपको लेकर कहते हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हमको तो डाउट है कि उनका राहुल गांधी से बात होता भी है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए, ठीक है, सुनने में आ रहा है कि इरफान दा मंत्रिमंडल संभालने जा रहे हैं, तो पहले उनको बधाई देते हैं और उनको कहेंगे कि थोड़ा सा अब ये जो कॉमेडी वाला बात करते हैं ना, ठीक है, इरफान दा नो डाउट उनको लोग इसीलिए फॉलो करके रखे हैं कि दिन भर का तनाव को मुक्त करें उनको सुन। तो उनको बोलेंगे थोड़ा आप सीरियस पर्सन बनिए। अगर आप मंत्रिमंडल में जाने वाले हैं आलम के स्थान पर, तो आपका विषय क्या होगा? अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको विषय देता हूँ। आपका सबसे पहला विषय होगा कि जामताड़ा को साइबर क्राइम के धब्बे से मुक्त कराइए, सबसे बड़ा विषय आपका होगा। आपका दूसरा विषय होगा कि जामताड़ा की स्थिति देखिएगा, जामताड़ा के 95% जो पेशेंट होते हैं वो धनबाद आते हैं इलाज करने के लिए।
और आप बतौलेबाजी करते हैं। आप रणधीर सिंह के साथ बतौलेबाजी करते हैं, तो कभी भानु प्रताप शाही से, तो कभी निशिकांत दुबे से। ठीक है, कटाक्ष कीजिए, लेकिन जो जेन्युइन समस्या है, जो गंभीर समस्या, उन पे बात कीजिए, उन पे काम कीजिए, उन पे रोड मैप तैयार कीजिए। तो उनको हमारा ये संदेश रहेगा। आपको टिकट दिलवा रहे हैं उत्तर कांग्रेस से। अरे ठीक है, पहले आपका उनका सीट संकट में है, वो हमारे साथ आए। जयराम दा, इरफान दा तो यहाँ तक, इरफान अंसारी जी तो यहाँ तक बोल दिए कि आपकी दूसरी शादी हो गई है कहीं पे चुपके चुपके। देखिए आप, वो बोले थे मेरे वीडियो में, इसलिए मैंने आपसे पूछ दिया। नहीं ऐसा है, ये सब निराधार बातें हैं। शादी करके आपको लगता है कि कोई मतलब छुप के रह सकता है? ये आसान बात नहीं है। ऊपर से हम लोग को 1 साल पॉलिटिक्स हुआ है भैया। इससे पहले मेरा पास्ट है, आपको मैं बताना चाहूँगा। एक प्रत्याशी जो संसद के चुनाव में लड़ रहे थे, उनकी एक टीम गई स्पेशल मेरे तुपचाची प्रखंड में, और तुपचाची प्रखंड से लगभग 150 नौजवान जिनकी उम्र थी 25 से 30 साल, उनको इकट्ठा किया, जो मेरे साथ खेलते कूदते थे, और उनसे यही सवाल किया कि यार कोई अफेयर का मैटर बताओ ना। तो उन लोगों ने एक ही चीज़ कहा कि उस लड़के को हम लोग बचपन से जानते हैं, उसको 2 ही जगह देखें, एक अपने गांव से बस में बैठकर कॉलेज जाना, और दूसरा शाम को आके फुटबॉल खेलना। इसके अलावा उसको कहीं नहीं देखें। तो ये चीज़ें भ्रामक है, ऐसा कोई विषय नहीं है। और होगा तो छुप के क्यों करना यार, बताइए ना समर भैया। प्रेम, किसी ने प्रेम किया है तभी हम लोग का उत्पत्ति हुआ है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग खड़े हैं, अगर एक नर और नारी के बीच प्रेम हुआ है उनके मध्य, तभी हम लोग का सृजन हुआ है। तो प्रेम से मुकरना क्या, प्रेम से इनकार क्यों करना? प्रेम करने के लिए कोई मिले तो। ठीक है, हो गया। आप भी बोलिएगा।